गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ, जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए और पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमें भाग 5 कंप्लीट करना है। पाँच क्या कंप्लीट होगा? कार्यपालिका कंप्लीट करना है और आज हम कार्यपालिका को 100% समाप्त करेंगे। सभी लोग लाइव आ जाइए और बताइए कहाँ तक हुआ था। और मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, उसके बारे में बताइए। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर क्या होगा? देखो, लाइव आ चुके हो आप सभी लोग ना? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था और आपसे पूछा था कि बताइए जो प्रधानमंत्री होता है वो किस सदन में बैठता है। कल का आपका क्वेश्चन था। तो ऑप्शन था लोकसभा, ऑप्शन था लोकसभा, राज्यसभा, दोनों और इनमें से कोई नहीं। एक था दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी का लगभग आया था क्या? दोनों। लेकिन एक बात जानो, एज ए मंत्री हमने बताया था ना, एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो तो दोनों सदन में बैठ सकता है। लेकिन अगर बात करें नॉर्मली, सामान्यतः प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है, यदि आपसे ये पूछा गया तो आप जान लो सामान्यतः हमेशा राष्ट्रपति कहाँ बैठता है। सॉरी, राष्ट्रपति नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री। तो यदि प्रधानमंत्री सामान्यतः पूछा गया, सामान्यतः प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है, तो सामान्यतः प्रधानमंत्री हमेशा बैठता है कहाँ पर? लोकसभा में। हाँ, बैठने का अधिकार उसे राज्यसभा में भी है, संबोधन भी राज्यसभा में कर सकता है, लेकिन सामान्यतः प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है? लोकसभा में। याद होगा, आप बताइए, बहुत विशेष परिस्थिति होती है तभी प्रधानमंत्री कहाँ जाता है? तो राज्यसभा जाता है। कोई विशेष बिल की बात होगी या विशेष रीजन होगा या संयुक्त अधिवेशन होगा। हाँ, ये बात अलग है कि कैबिनेट मंत्री होने के तहत वह दोनों सदनों में बैठ सकता है, दोनों सदनों में संबोधन कर सकता है, परंतु वोटिंग का अधिकार उसे हमेशा कहाँ होगा? लोकसभा में होगा। और सामान्यतः हमेशा वो कहाँ बैठता भी है? तो लोकसभा में ही बैठता है। सामान्यतः लोकसभा में ही बैठता है। ठीक, तो आंसर दोनों भी सही है। और अगर सामान्यतः हम बात करें तो सामान्यतः हमेशा आपको प्रधानमंत्री कहाँ दिखेगा? लोकसभा में। मैं राष्ट्रपति बार बार बोल दे रहा हूँ, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? तो देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। बातें यहाँ तक क्लियर? चलो, आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा प्रधानमंत्री चैप्टर था। और प्रधानमंत्री का हमने जो आर्टिकल था वो हम पढ़ चुके थे। आर्टिकल्स हम पढ़ चुके थे और आर्टिकल से हमें आगे बढ़ना था और बात करना था अब तक जितने प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं उन सब के बारे में। तो हेडिंग डालिए भारत के प्रधानमंत्री। हेडिंग डालिएगा भारत के प्रधानमंत्री। एक सीरियल वाइज मैं सारे प्रधानमंत्री को डिस्क्राइब कर दूंगा, जिससे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इतिहास से भी संबंधित हैं और पॉलिटी से भी संबंधित हैं और आपके भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने के लिए, एक सिंपल नॉलेज के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहला नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का, जो देश के क्या माने गए? पहले प्रधानमंत्री बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, आप सबको पता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब बनाए गए? तो ये बनाए गए 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ। और 1947 में जब पीएम बनाए गए तो इनका जो पहला कार्यकाल था ये 1947 से 1950 तक रहा, जब संविधान लागू हुआ था।
ठीक, तब तक इनका पहला कार्यकाल था। कब से कब तक? 47 से 50 तक। और 50 में जैसे संविधान सभा भंग की जाती है उससे पहले ही इन्हें पुनः नॉमिनेट कर दिया जाता है और 1950 से लेकर 1952 तक ये पुनः क्या बनाए जाते हैं? देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। पुनः क्या बनाए जाएंगे? देश के प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। तो ये जो 2 बार ये पीएम बने थे, ये बनाए गए थे किसके द्वारा? तो ये बनाए गए थे संविधान सभा द्वारा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ये किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ये संविधान सभा के द्वारा बनाए गए थे। देखो, संविधान सभा का मतलब ये जानो कि जैसे आज के टाइम पर जो काम हमारी संसद करती है वही क्या कहते हैं, आज़ादी से पहले जो संविधान सभा बनी थी या जब तक चुनाव नहीं हुआ था, जब तक संसद का निर्माण नहीं हुआ था, तो जो संसद आज के टाइम पर जो लोकसभा और राज्यसभा का जो वर्क है यही सेम वर्क किया करती थी हमारी संविधान सभा, यही सेम वर्क करती थी वो। तो संविधान सभा ने ही बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पीएम पहली 2 बार। लेकिन आप सबको पता है कि 1952 में पहली बार होता है आम चुनाव और 1952 से लेकर 1957 तक फिर देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 52 से 57 तक और उसके बाद 1957 से 1964 तक पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर 1964 से 57 से 62 तक 57 से 62 तक 1957 से 62 तक और फिर जब चुनाव होगा तो 1962 से 64 तक 1962 से 64 तक आगे जाता है ये कार्यकाल। लेकिन 64 में ही क्या हो जाएगी इनकी? 64 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 64 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब आपसे पूछा जाता है अगर कि भारत चाइना युद्ध के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू थे। 62 में युद्ध हुआ था चाइना से, ठीक। तो ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि कार्यकाल के दौरान ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो पहली बार 1947 में बनते हैं 50 तक, फिर 50 में बनते हैं 52 तक। 52 में पहली बार चुनाव कराए जाते हैं, आम चुनाव होता है और 52 से लेकर 57, 57 से 62 और 62 से अगले चुनाव में आते हैं और लेकिन उनकी 64 में ही पद के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। देन अगले पीएम बनाए जाएंगे एक व्यक्ति जिनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। दूसरा नाम लिखिएगा गुलजारी लाल नंदा। पहले हुए नेहरू, दूसरा नाम लिखिएगा गुलजारी लाल नंदा। दूसरे प्रधानमंत्री हैं ये, ठीक, जो कि कौन होंगे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। अब देखो, गुलजारी लाल नंदा जब पीएम बनाए जाते हैं कब? 1964 में। और ये पीएम बने थे केवल 14 से 15 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? तो 14 से 15 दिनों के लिए पीएम बने जाते हैं अगले भारत के कौन? गुलजारी लाल नंदा। और ये कार्यवाहक बनने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ये कौन से प्रधानमंत्री थे? तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना था? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार बनेंगे और दोनों बार कौन बनेंगे? गुलजारी लाल नंदा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री केवल कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो वो व्यक्ति थे गुलजारी लाल नंदा। एक बार जब नेहरू की मृत्यु हुई तो आपने गुलजारी लाल नंदा को क्या बना दिया? पीएम बना दिया। कितने दिनों के लिए? तो 14 से 15 दिनों के लिए। और इसके बाद जैसे ही मृत्यु होगी शास्त्री जी की, लाल बहादुर शास्त्री की, और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद पुनः पीएम बनाए जाते हैं कौन? गुलजारी लाल नंदा। और फिर 5-6 दिन तक पीएम रहते हैं
और उसके बाद आ जाएंगी इंदिरा गांधी जी। ठीक, अब देखो यहीं से अगर आप पढ़ते हो गांधी के बाद का भारत या समकालीन भारत, तो यहीं से बहुत विवाद स्टार्ट हो जाता है। जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तो सबसे बड़ी बात हुई कि पीएम कौन बनाया जाए। तो उस समय पीएम बनने के जो सच में हकदार थे, उस व्यक्ति का नाम था मोरारजी देसाई। उस व्यक्ति का नाम था मोरारजी देसाई, जिसे पीएम बनना था। और सही बताएं तो पीएम मोरारजी देसाई को ही नंबर भी था, सबसे सीनियर नेता भी थे मोरारजी देसाई। लेकिन मोरारजी देसाई की सोच थोड़ी अलग थी, पूंजीवादी थे वो, उदारवादी नहीं थे। तो कांग्रेस ये चाहती थी कि मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री ना बने, क्योंकि यदि मोरारजी देसाई देश का प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये कांग्रेस के अंडर में रह के काम नहीं करेंगे, ये सबको पता था। इसलिए लोगों की कोशिश थी कि मोरारजी देसाई को पीएम ना बनाया जाए। तो अब सवाल था पीएम किसे बनाया जाए। तो एक व्यक्ति को ढूंढा गया जो उस समय राजनीति में उसकी हलचल बहुत ज़्यादा नहीं थी, ना आज़ादी में कोई बहुत बड़ा हाथ था, आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा हाथ नहीं था, और उस व्यक्ति का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। एक नया नाम लाया गया और पूरी कांग्रेस सहमत हो गई इस पर, इनके नाम पर, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर सहमत हो गए सभी लोग। और वही नहीं, सहमत हो गए मोरारजी देसाई भी, मोरारजी देसाई भी सहमत हो गए। और जब मोरारजी देसाई सहमत हो गए तो लाल बहादुर शास्त्री बन गए देश के अगले प्रधानमंत्री। लेकिन किस्मत की ये बात रही, किस्मत का खेल रहा। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री पीएम बने, और 1966 में ही क्या होता है, शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि ये गए थे ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान है, और ताशकंद में ही इनकी रात में हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो जाती है ताशकंद में। ये बहुत विवादित विषय रहा है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बारे में। इस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु वाकई में एक, क्या कहते हैं, एक साजिश थी या नहीं थी। इस बात को आज तक कोई जांच ही नहीं हुई है, पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ था। बस मान लिया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, जबकि उसी टाइम कुछ लोगों ने विरोध किया था। तो जैसे ही 1966 में मृत्यु हो जाती है शास्त्री जी की, तो फिर से एक विषय वही पुराना वाला स्टार्ट होता है कि अब देश के प्रधानमंत्री कौन बनाए जाएं। अब तो एक ही नाम बचा था, एक ही नेता था, जो थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई, क्यों लोग मोरारजी देसाई को नहीं चाहते थे? देखिए, मोरारजी देसाई हुआ क्या था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो मोरारजी देसाई गुजरात में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई किए थे और कलेक्टर थे। और उस समय कलेक्टर की वैल्यू, समझ लीजिए आज जो वैल्यू एक प्रधानमंत्री की है, इस टाइप की वैल्यू हुआ करती थी कलेक्टर। आज भी देखो गांव में कलेक्टर नाम ज़्यादा जो है हम लोग जानते हैं, डीएम की उतनी लोग, जबकि पद सेम है, लेकिन कलेक्टर का नाम लो आप और डीएम का नाम लो तो कलेक्टर के नाम से एक अलग ही नवाब वाला फीलिंग आती है। तो कलेक्टर थे मोरारजी देसाई गुजरात में, लेकिन इन्होंने पद से अपने इस्तीफ़ा दे दिया था। और उसका कुछ रीज़न था कि एक बार गुजरात में दंगा हुआ था, जब अंग्रेज़ों की सरकार थी, तब जब अंग्रेज़ों का शासन था, और दंगा हुआ था। और दंगा जब समाप्त होता है, दंगे की जांच होती है, तो पता ये चलता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होने के बावजूद मोरारजी देसाई का हिंदुओं के पक्ष, हिंदुओं की तरफ ज़्यादा पक्ष था। हिंदू मुस्लिम के बीच वो क्या कहते हैं, विद्रोह हुआ था। तो उसमें ये देखा गया कि उस हिंसा में मोरारजी देसाई हिंदुओं का पक्ष ले रहे थे, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने उन पर कुछ जांच वगैरह शुरू किया।
और जैसे ही जांच शुरू होती है तो मोरारजी देसाई इस्तीफा दे देते हैं कलेक्टर पद से और वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं गांधी जी के साथ। तो कांग्रेस ये चाहती थी कि मोरारजी देसाई पीएम ना बने। अब शास्त्री जी की मृत्यु के बाद तो नंबर उन्हीं का था, नंबर तो पहले भी था लेकिन शास्त्री जी को लाया गया था। तो मोरारजी देसाई ने कहा चलिए कोई बात नहीं, शास्त्री जी को पीएम बना देते हैं। लेकिन जब शास्त्री जी की मृत्यु होती है तो अब तो निश्चित था कि पीएम बनेंगे मोरारजी देसाई और कार्यवाहक प्रधानमंत्री पुनः बना दिए जाते हैं कौन? गुलजारी लाल नंदा। लेकिन कहानी कुछ और होती है। इनकी मृत्यु के बाद घोषित होता है कि देश के अगले प्रधानमंत्री, देश की एक महिला प्रधानमंत्री होंगी जिनका नाम होगा इंदिरा गांधी। अगले प्रधानमंत्री बनाई गई इंदिरा गांधी। और जैसे ही इंदिरा गांधी का नाम अनाउंस होता है तो उसी टाइम मोरारजी देसाई क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। अगली प्रधानमंत्री देखिए, गुलजारी लाल नंदा फिर से लिख लीजिएगा। नेहरू लिखा आपने, गुलजारी लाल नंदा लिखा, लाल बहादुर शास्त्री लिखा और पुनः हमने बताया कौन बने? गुलजारी लाल नंदा बने 4 से 5 दिनों के लिए। और देश की अगली प्रधानमंत्री बनाई गई देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बनी। देखिए, इंदिरा गांधी को बनाने का कारण था, कांग्रेस चाहती ये थी। देखिए, आप सबको पता होगा इंदिरा गांधी नेहरू जी की पुत्री थी और जब नेहरू जी का शासन था तो उस समय उसमें ये सूचना मंत्री थी, सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, किसी से कोई मतलब नहीं रहती थी। तो हुआ क्या कि जब कांग्रेस कमेटी ने, जो कांग्रेस कमेटी थी उस टाइम, जब पीएम बनाने की बात हुई तो उन सबको समझ में आया कि मोरारजी देसाई को यदि पीएम बना दिया गया तो मोरारजी देसाई हमारे अंडर में काम नहीं करेंगे, हमारी मुट्ठी में नहीं रहेंगे। तो किसी ऐसे व्यक्ति को पीएम बनाया जाए जो हमारी मुट्ठी में हो, ये कांग्रेस कमेटी चाहती है। और वो ये डिसाइड करती है कि इंदिरा गांधी को क्या बना दिया जाए? पीएम बना दिया जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी बहुत सीधी साधी थी। और क्या कहते हैं, ये राम मनोहर लोहिया जी, जो हमारे राम मनोहर लोहिया जी थे, इन्होंने तो इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा था कि ऐसी गुड़िया है जो गूंगी है, कुछ बोलती नहीं है, तो उसकी भी तुलना की गई थी। तो इंदिरा गांधी को कहा गया कि देश की अगली प्रधानमंत्री होंगी इंदिरा गांधी। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी का नाम आता है, विद्रोह करते हैं मोरारजी देसाई, कहते हैं हम नहीं मानेंगे, वोटिंग कराई जाए। और कांग्रेस में वोटिंग होती है। लेकिन मज़ेदार बात ये होती है कि वोटिंग जीत जाती हैं इंदिरा गांधी और वोटिंग जीतने के बाद मजबूरन इंदिरा गांधी पीएम बनती हैं। कब? 1966 में। और ये चलता है 1971 तक, ये चलता है 1971 तक। अब जब ये पीएम बन जाती हैं तो इन्हीं के वित्त मंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, इन्हीं के वित्त मंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। लेकिन मोरारजी देसाई से और इंदिरा गांधी से बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन वित्त मंत्री थे उनके। लेकिन इंदिरा गांधी एक गलती कर देती हैं। 1969 में इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती हैं। आप सबको पता होगा कि देश के 14 प्राइवेट बैंकों को खींचकर इंदिरा गांधी ने उसे सरकारी बैंक बना दिया। लेकिन मज़ेदार बात ये होती है कि इंदिरा गांधी ये कार्य तो कर देती हैं, लेकिन इसमें वित्त मंत्री से पूछा ही नहीं जाता है। मोरारजी देसाई को पता ही नहीं था, जबकि वित्त मंत्री ये सब करता है, उसके जानकारी में सब कुछ होता है, लेकिन मोरारजी देसाई को कुछ बताया ही नहीं गया। और फिर क्या किया जाता है कि जब मोरारजी देसाई क्या कहते हैं, विरोध करते हैं इसका, तो मोरारजी देसाई से इस्तीफ़ा ले लेती हैं इंदिरा गांधी कि काम करिए, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, आप मेरे काम के नहीं हो, आप मंत्रालय नहीं संभाल सकते हो। तो
तो आप क्या करो, इस्तीफा दे दो। और यहीं से मोरारजी देसाई कांग्रेस के विरुद्ध हो जाते हैं। अब उनका एक ही लक्ष्य हो जाता है कि कुछ भी करके इंदिरा गांधी को गद्दी से हटाया जाए। तो ये सब होता है 69-70 में, ठीक। और पहली बार देखिए, इंदिरा गांधी जब शुरू पे पीएम बनाई गई थी तो उस समय वो एक गूंगी गुड़िया थी, कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन जब 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी करती हैं और उसके बाद जो भी उनकी क्रियाविधि होती है, धीरे धीरे उस क्रियाविधि से एक बात तो समझ में आ जाती है कि अब इंदिरा गांधी के अंदर से एक तानाशाह पैदा हो रहा है। और वो तानाशाह किस हद तक जाएगा कि देश में इमरजेंसी लगेगी, आपातकाल लगेगी, बस केवल इसलिए कि इंदिरा गांधी जेल ना जाए। जैसे कहा नहीं जाता है कि आप एक छोटी सी गलती को छुपाने के लिए आप गलती पर गलती करते जाते हो और गलती एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर पैदा होती है। और वही हुआ था। पहले जो विष कांग्रेस कमेटी ने खुद ही बोया था, फिर खुद समझ लीजिए पौधे को लगाया था इंदिरा गांधी को, और फिर वही इंदिरा गांधी पूरे कांग्रेस के लिए, पूरे देश के लिए, समझ लीजिए पूरे देश की दुश्मन साबित होती हैं एक समय के लिए। इंदिरा गांधी इमरजेंसी भारत पर समझ लीजिए एक दाग है, भारत में आपातकाल लगाया गया, एक दाग माना जाता है। तो इंदिरा गांधी पीएम बना दी गई और ये चले जाते हैं गुजरात, चले जाते हैं मोरारजी देसाई। लेकिन इनका प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, ये प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ। और उसी टाइम गुजरात में गुजरात विधानसभा भी भंग कर दी जाती है। बहुत अच्छी कहानी है गुजरात की। गुजरात में एक यूनिवर्सिटी का बवाल शुरू होता है। इंदिरा गांधी की समझ लीजिए पतन होने का सबसे बड़ा कारण था कि गुजरात विधानसभा ने एक बिल लेकर आती है और उस बिल के तहत एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस बढ़ा दी जाती है मेस की। सोच लो कि इंदिरा गांधी ख़त्म कहाँ से होती हैं। एक छोटी सी घटना घटी थी गुजरात में एक कॉलेज की, एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ाई जाती है, वो भी हॉस्टल फीस, मेस की, खाने की फ़ीस बढ़ाई जाती है। तो लड़के वहाँ पर विद्रोह करते हैं और विद्रोह करने के बाद वहाँ पर नेता पहुँचने लगते हैं धीरे धीरे, और उस विद्रोह में फिर पहुँच जाते हैं मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के पहुंचने के बाद अब ये होता है कि गुजरात विधानसभा में जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसने भ्रष्टाचार किया है, ये आरोप लगने लगते हैं। और ये सारे आरोप लगेंगे बाद में मजबूर होकर, और इससे पहले ही जयप्रकाश नारायण, यहीं से जेपी आते हैं, यहीं से जयप्रकाश नारायण आते हैं जो उस समय बिहार में थे। कांग्रेस के लिए, इंदिरा गांधी के लिए वो समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका था जब इमरजेंसी लगाई थी। 3 जगहों से घेरी गई थी इंदिरा गांधी। गुजरात में घेरा था उन्हें मोरारजी देसाई ने, जयप्रकाश नारायण ने घेरा था बिहार में, और क्या कहते हैं, ये कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस, इन्हें घेरा था कलकत्ता में। रेलवे की हड़ताल करा दी थी जॉर्ज फर्नांडिस ने। तो बहुत गजब की कहानी बनी थी उस समय, इतना गजब का समीकरण बना था। अगर आप इमरजेंसी पढ़ लो, क्यों रेलवे की हड़ताल हुई थी। लालू यादव उस समय नेता, लड़कों के जो ये स्टूडेंट थे उसके यूनियन के नेता हुआ करते थे। लालू यादव जयप्रकाश नारायण के साथ में थे, और ये सब लोग दिल्ली जाते हैं, रामलीला मैदान जाते हैं। तो ये सब हुआ था जब इंदिरा गांधी पीएम बनती हैं। इंदिरा गांधी में यहीं से तानाशाह आता है, और पहली बार इन सब कारणों से ही पहली बार लोकसभा भंग की जाती है। ये लोकसभा का कार्यकाल पूरा नहीं होता, इसमें आप लिख लीजिएगा, इसमें लोकसभा की जाती है, भंग की जाती है। समय से पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। कब? 71 में, और पुनः चुनाव होता है, और देश की अगली प्रधानमंत्री पुनः बनती हैं कौन? इंदिरा गांधी बनती हैं। लेकिन अब जब इंदिरा गांधी बनी थी पीएम,
तो इस समय ये हुआ था कि जब इंदिरा गांधी 66 में पीएम बनी थी, जब 66 में पीएम इंदिरा गांधी बनी थी, तो उस टाइम क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी काफ़ी मेजॉरिटी के साथ, काफ़ी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन जब 66 में चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी के पास वो बहुमत नहीं था, उस हिसाब से ताकत नहीं थी, क्योंकि इससे पहले कोई कांग्रेस का विरोधी नहीं हुआ करता था। लेकिन अब कांग्रेस के विरोधी पैदा हो चुके थे, मोरारजी देसाई आ चुके थे, जयप्रकाश नारायण आ चुके थे, जॉर्ज फर्नांडिस आ चुके थे। 3 बड़े नेता अब इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और भी लोग थे। तो जब 71 में चुनाव होता है, 1971 में, और ये चुनाव चलता है, ये सरकार चलती है 76 तक, ये 76 तक चलती है इंदिरा गांधी की सरकार, 71 से लेकर 76 तक। और आप सबको पता होगा कि इसी 76 में, इसी दौरान इंदिरा गांधी क्या करती हैं, इमरजेंसी लगाती हैं, आपातकाल लगाती हैं। और इसी वर्ष क्या हुआ था, इमरजेंसी की वजह से 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था, कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया भी गया था। इसी वजह से कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया था। कब? आपातकाल में। हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाएंगे, केवल इमरजेंसी को। लगभग 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का टॉपिक होगा इमरजेंसी, आपातकाल। और बहुत अच्छे से समझोगे इंदिरा गांधी की नीतियों को। उस टाइम हम इंदिरा गांधी के बारे में A to Z एक पॉइंट बताएंगे कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी की सरकार गिरती है, कैसे पूरा देश इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया था। और एक व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम था जयप्रकाश नारायण, जो कि इंदिरा गांधी से बहुत क्लोज थे। इंदिरा गांधी को अपना बेटी कहते थे, पुत्री मानते थे। लेकिन वो व्यक्ति इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाता है। इंदिरा गांधी का क्या कहते हैं, इनसे जयप्रकाश नारायण से बहुत अच्छा संबंध था। नेहरू जी और जयप्रकाश नारायण दोनों मित्र हुआ करते थे, तो आना जाना होता था, फैमिली रिलेशन था। लेकिन वो जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी की नीतियां कुछ ऐसी थी, तानाशाह वाली नीति आ चुकी थी। तो ये सब होता है इंदिरा गांधी के काल में। और हम पहुंच चुके हैं कहां पर, सन 1976 में। अगली हेडिंग डालिए, अगला शासक लिखिए, सॉरी शासक नहीं, अगला लिखिए मोरारजी देसाई। अगला लिखिए मोरारजी देसाई। आप सबको पता है इमरजेंसी के बाद 2 बार चुनाव कराया जाता है, और चुनाव जब होगा तो इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं। देखो, हम इमरजेंसी की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जान लो कि इमरजेंसी लगाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था। सबसे बड़ा कुछ रीज़न था। इंदिरा गांधी रायबरेली से, सॉरी इलाहाबाद लोकसभा से इंदिरा गांधी चुनकर गई थी और प्रधानमंत्री बनी थी। देखो, 71 से 76 तक तो ये पीएम थी, और 76 से 77 ये बढ़ाया गया था। तो 1976 से लेकर 77 तक, और इसी बीच में इमरजेंसी लगाई गई थी। और इंदिरा गांधी इलाहाबाद से चुनाव लड़ी थी। तो जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो जो विपक्षी होता है वो कुछ आरोप लगाता है, जो हार जाता है चुनाव। ये हर जगह पर होता है। जैसे सांसदी का चुनाव हुआ और एक सांसद जीत गया, दूसरा सांसद हार गया, तो जो हार जाता है वो आरोप लगाता है कि इन्होंने गलत तरीके से प्रचार किया, मतदान में जो है गलत हुआ, ये सब दुनिया भर का आरोप लगाती है। तो ऐसे ही आरोप लगाए गए थे इंदिरा गांधी के भी खिलाफ। कुल मिला के लगभग 14-15 आरोप लगाए गए थे, जिसमें से 2 आरोप सही पाए जाते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा आरोप था वो ये था, इंदिरा गांधी के प्रचार प्रसार में इनकी सभा लगाई गई थी। एक क्या कहते हैं, एक समारोह हुआ था। ये एक क्या कहते हैं, आई थी, एक सभा हुई थी इलाहाबाद में। और पता ये चलता है कि उस सभा में सरकारी कर्मचारियों ने कार्य किया था। अब नियम होता है चुनाव आयोग का कि आप किसी भी राजनीतिक कार्य में किसी भी सरकारी कर्मचारी से कार्य नहीं करा सकते हो, और यही इंदिरा गांधी पर आरोप सिद्ध हो जाता है। तो
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि इंदिरा गांधी की सदस्यता तुरंत रद्द की जाती है और अगले 5 वर्षों तक इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट आदेश दे देती है। और जैसे ये होता है कि इंदिरा गांधी अब पीएम नहीं रहेंगे, सदस्यता छोड़नी होगी, तो कहीं ये बात तो ठीक है, सदस्यता छोड़ देंगे लेकिन पुनः चुन लिए जाएंगे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया कि अगले 5 साल ये चुनाव लड़ ही नहीं सकती, और जब चुनाव नहीं लड़ेंगी तो अब देश की पीएम नहीं रह पाएंगे। तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है और वो क्या होगा? इमरजेंसी होगी। उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। जबकि उस समय इंदिरा गांधी को सलाह ये भी दिया गया था, इंदिरा गांधी की एक कमेटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी को ये भी उस समय सलाह दिया गया था, और सलाह देने वाले उनके पुत्र थे संजय गांधी। उन्होंने कहा था मम्मी एक काम करो कि ये प्लान ही ख़त्म कर दो, ये प्रधानमंत्री को चुना जाने की प्लान है ना, एक काम करो ख़त्म कर दो, और अब इसी में लिख दो, एक संविधान संशोधन किया जाए और लिख दिया जाए कि जीवन पर्यंत इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रहेंगी। ख़त्म कर दिया जाए सारे बवाल को ही, आगे कोई चुनाव होगा ही नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी को समझ में आता है कि नहीं, क्या किया जाए? इमरजेंसी लगाई जाए, देश में आपातकाल लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और राष्ट्रपति शासन में क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हो। संजय गांधी की नीतियों को अप्लाई किया जाता है और देश आज उसी का, खासकर हरियाणा, जो लिंगानुपात का, जो सेक्स रेशियो का जो एक डंक झेल रहा है, वो संजय गांधी की देन है। नसबंदी कराई गई, 10 साल के बच्चों से लेकर 90 साल के बूढ़ों तक सबकी एक तरफ से गांव-गांव नसबंदी करा दी गई। संजय गांधी का ये प्लान था कि देश का विकास तब होगा जब देश की जनसंख्या रुकेगी, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल करने का ये मतलब नहीं है कि सबकी नसबंदी करा दो। संजय गांधी की ये नीतियाँ थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि जब 77 में चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से, क्योंकि इनको पता था कि हम चुनाव जीतेंगे तो रायबरेली से जीतेंगे, इंदिरा गांधी को पता था, लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण रायबरेली से ही चुनाव लड़ते हैं और इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं। स्थिति ये खराब हो चुकी थी कि रायबरेली सीट, जो आज भी रायबरेली समझ लो कांग्रेस का गढ़ है, आज भी है, सोनिया गांधी वहाँ से सांसद है, उस रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं। और 77 में देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलता है और उस प्रधानमंत्री का नाम था मोरारजी देसाई। वो मोरारजी देसाई जो 1964 से चाहते थे कि हम देश के प्रधानमंत्री बने, और बनना भी था। नंबरिंग के हिसाब से मोरारजी देसाई को पीएम बनना था, लेकिन शास्त्री जी आ जाते हैं और शास्त्री जी कहते हैं चलिए ठीक है, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन गड़बड़ तब हुआ जब इंदिरा गांधी आ जाती हैं, तब मोरारजी देसाई का दिमाग खराब होता है कि भैया अब तो गलत हो रहा है। और फाइनली 1977 में पीएम बनते हैं कौन? मोरारजी देसाई बनते हैं। लेकिन किस्मत खराब थी, कई पार्टियों को लेकर सरकार बनी थी, इसीलिए 79 में ही यह सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। बस 2 सालों तक सरकार रहती है, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी और सरकार टूट जाती है। और मोरारजी देसाई जो पीएम बनने का सपना था वो तो पूरा हो जाता है, वो पूरा हो जाता है, परंतु सरकार 2 सालों में ही गिर जाती है। और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है इनके खिलाफ। प्लान था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा किसके खिलाफ? मोरारजी देसाई के खिलाफ। लेकिन जब इनको पता चल जाता है कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और वो पास भी हो जाता है, तो उससे पहले ही ये पद से इस्तीफा दे देते हैं और लोकसभा भंग हो जाती है और पुनः चुनाव कराया जाता है। लोकसभा भंग हो जाती है और लोकसभा जैसे ही भंग होगी तो 79 में पुनः चुनाव होगा देश में। 79 में देश में पुनः चुनाव होगा। और इंटरेस्टिंग बात सबसे ज़्यादा तो ये गड़बड़ हुई, अब चाहो गड़बड़ हुई या कहो अच्छा हुआ, लेकिन भारतीय इतिहास में होता वही है। और सब आप जानते हैं 79 में देश का प्रधानमंत्री कौन चुना जाता है? तो देश की प्रधानमंत्री वापस फिर चुनी जाएंगी इंदिरा गांधी।
अब सोचिए कि यदि इमरजेंसी में पूरा देश परेशान हुआ था तो 79 के चुनाव में, जब 1979 में चुनाव होता है और ये पीएम बनती हैं 84 तक, तो सोचने वाली बात है कि यदि इमरजेंसी में देश वाकई में परेशान हुआ था तो इंदिरा गांधी चुनाव क्यों जीतती हैं, क्यों भारत की जनता उन्हें पुनः पीएम बनाती हैं। ये सोचने वाली बात थी। और यही नहीं कि इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई थी, इंदिरा गांधी उस प्रकार से चुनाव जीती थी जैसे नेहरू जीता करते थे। एग्जाम्पल जानो, जैसे 2019 में बीजेपी जीती है, मतलब प्रचंड बहुमत से जीती थी, एकदम विपक्ष एकदम पूरा साफ हो गया था, किसी का आता पता ही नहीं था। इंदिरा गांधी इस प्रकार से तबाही की तरह वापस आती हैं और इसके बाद इंदिरा गांधी एक बयान भी देती हैं। इंदिरा गांधी कहती हैं कि मैंने जो इमरजेंसी लगाई थी वो जनता को समझ में आई, लेकिन थोड़ा लेट समझ में आई, मतलब 2 सालों का अंतर हो गया, इसलिए मैंने जो इमरजेंसी लगाई थी वो सही किया था, ना कि गलत किया। अगर गलत किया होता तो जनता हमें वापस सत्ता पर ना बैठाती, और इंदिरा गांधी इस हिसाब से इमरजेंसी सही मानी जाती है। और आपके दिमाग में भी यही आएगा कि जनता ने इमरजेंसी को सही माना तभी तो लेकर आए इंदिरा गांधी को। लेकिन सही बात ये भी थी कि जनता को ये भी पता था कि हमने मोरारजी देसाई की सरकार लाई थी और जो विपक्ष की सरकार में पुनः गठबंधन से ही आएगी, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि वही केवल अकेले दम पर सरकार बना सकती है, और गठबंधन से सरकार जो भी आएगी वो फिर वही बंदर बांट होगा, जैसे मोरारजी देसाई में हुआ था। कई पार्टियां मिलकर सरकार चलाएंगी और फाइनली होगा क्या कि सरकार 5 साल चल ही नहीं पाएगी। जनता मजबूर भी थी, आप ये भी कह सकते हो, और इंदिरा गांधी का तर्क ये था कि मैंने जो किया था अच्छा किया था। तो 84 में इंदिरा गांधी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आप सबको पता होगा कि 84 में ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। जैसे नेहरू की तो मृत्यु हुई थी, शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी की क्या की जाती है, हत्या की जाती है। आप सबको पता होगा। ठीक, इंदिरा गांधी को एक फूल माला पहनाकर और उसी में माले में बम लगाया गया था, और इंदिरा गांधी को एक आत्मघाती हमले में 84 में मार दिया जाता है। और भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी का कार्यकाल, इंदिरा गांधी की सत्ता 84 में समाप्त हो जाती है। और जैसे ही इंदिरा गांधी की सत्ता समाप्त होगी तो देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे इन्हीं के पुत्र राजीव गांधी। इन्हीं के पुत्र आएंगे राजीव गांधी। अब एक चीज़ जानिए, जब आप इमरजेंसी पढ़ेंगे ना तो उसमें ये जानेंगे, आप देखेंगे राजीव गांधी कहीं भी नहीं थे। इंदिरा गांधी का जब काल था तो राजीव गांधी उसमें कहीं नहीं थे। जो कुछ करते थे वो संजय गांधी करते थे। संजय गांधी का मन राजनीति में था, जबकि कहा जाता है कि राजीव गांधी राजनीति से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखते थे। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी, जो 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। और आप सबको पता है कि राजीव गांधी की भी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। राजीव गांधी की भी हत्या कर दी जाती है 89 में। ठीक, तो देखो, इंदिरा गांधी हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, फिर राजीव गांधी आए, और फिर 89 में आते हैं कौन, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है 89 में, तो देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे पीवी नरसिम्हा राव। एक मिनट, पहले वीपी सिंह आएंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। आप लिखिएगा पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद आएंगे, बहुत थोड़े समय के लिए आए थे वीपी सिंह। पहले लिखिएगा वीपी सिंह। वीपी सिंह कोई किताबों में लिखा होता है विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। और एक बात जानो,
जब 84 में चुनाव हुआ था तो इंदिरा गांधी इस बार राज्यसभा से आई थी। मैंने बताया था ना कि इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, ये सब ऐसे प्रधानमंत्री हुए थे जो राज्यसभा से आए थे। तो कहने का मतलब जानते हो, इंदिरा गांधी इतनी दहशत में थी कि जब 79 में चुनाव हुआ था तो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई थी। जेपी नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने इस तरीके से हराया था ही नहीं कि चुनाव लड़ने ही नहीं आती हैं इंदिरा गांधी, और ये राज्यसभा से जाती हैं पीएम बनने। वो बात अलग है कि अगर कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत जाती है, लेकिन डर एक बैठ गया था कि कहीं मैं फिर से चुनाव हार ना जाऊं, इसलिए इस बार ये चुनाव लड़ती ही नहीं है लोकसभा की। तो ये कहाँ से आती हैं? राज्यसभा से आती हैं। तो यही वो उदाहरण था। इसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसके बाद कौन आते हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह। और विश्वनाथ प्रताप सिंह को ही कांग्रेस ने खुद ही हटाया था। एक ऐसे उदाहरण है वीपी सिंह जिसे कांग्रेस ने खुद ही हटाया था अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। तो आप इसमें लिख सकते हो, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने वीपी सिंह को पद से हटा दिया। कांग्रेस ने खुद ही लाया था। और इसके बाद अगले प्रधानमंत्री बनेंगे चंद्रशेखर। अगले प्रधानमंत्री बनेंगे चंद्रशेखर। बहुत छोटा छोटा कार्यकाल था इन सब का। अगले प्रधानमंत्री बनेंगे चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर को भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाएगा। चंद्रशेखर को भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाएगा। इस बात को लिख लीजिएगा। अगर इनका काल लिखना चाहो तो 89 तक थे राजीव गांधी, 89 से 90 तक, 1989 से 90 तक थे वीपी सिंह, और 90 से 91 तक, 90 से 91 तक देश के प्रधानमंत्री बने थे चंद्रशेखर। देश के प्रधानमंत्री बने थे चंद्रशेखर, और इन्हें भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया। और अगला प्रधानमंत्री लिखिए नरसिम्हा राव। अगले प्रधानमंत्री देश के बनेंगे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और याद होगा आप सबको कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसे आप जानते हो देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इनके काल में देश के वित्त मंत्री थे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं कब? 1991 में। और ये 1996 तक क्या होते हैं? देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। इन्हीं के टाइम पे आया था एलपीजी कॉन्सेप्ट। इन्हीं के टाइम पे एलपीजी कॉन्सेप्ट आया था। ठीक, एलपीजी कॉन्सेप्ट किसके तहत आया था? तो नरसिम्हा राव के तहत। और वो लाने वाले व्यक्ति थे कौन? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। ठीक, एलपीजी का मतलब क्या होता है? उदारीकरण। उदारीकरण क्या कहते हैं? निजीकरण तथा वैश्वीकरण। उदारवाद आया भारत में, प्राइवेट हुई संस्थाएं, निजीकरण हुआ, और ग्लोबल स्तर पर वैश्वीकरण हुआ। तो इसी को कहा जाता है एलपीजी कॉन्सेप्ट। जो लाने वाले व्यक्ति कौन थे? मनमोहन सिंह थे। जो लाने वाले व्यक्ति कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अगले प्रधानमंत्री लिखिए अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रधानमंत्री लिखिए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, थोड़ा फास्ट करिए। अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री कब? ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 1996 में।
और आप सबको पता होगा ये प्रधानमंत्री बनेंगे केवल कितने दिनों के लिए? 13 दिनों के लिए। पूछा जाता है सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है। इसके बाद लिखिएगा HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे HD देवगौड़ा। 96 से लेकर 99 तक, 96 से 97 तक अगले प्रधानमंत्री बनेंगे HD देवगौड़ा। और ये बनेंगे कब से कब तक, तो 1996 से 97 तक। इनके बाद अगले प्रधानमंत्री देश के बनते हैं, आप सबको एक नाम पता होगा जिसका नाम है I.K. गुजराल। ये सारे नाम बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैं सीरियल वाइज में बता दे रहा हूँ। फिर बनेंगे I.K. गुजराल, और I.K. गुजराल के बाद फिर पुनः बनते हैं कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ये भंग हो गई थी, ठीक, टूट गई थी सरकार ही। HD देवगौड़ा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। I.K. गुजराल की लोकसभा को भंग कर दिया गया था। और इसके पश्चात देश के पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। देश के प्रधानमंत्री पुनः अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं और 13 महीनों तक प्रधानमंत्री बने रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 98 से लेकर 99 तक। और 99 में पुनः इनकी सरकार गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव आता है। और 99 में फिर से चुनाव होगा और उस चुनाव को फिर से जीतेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और 99 से लेकर सन 2004 तक अगला 5 साल पूरा कंप्लीट करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बनते हैं, एक बार 13 दिनों के लिए, दूसरी बार 13 महीनों के लिए, और तीसरी बार जब बनेंगे 99 में तो अटल बिहारी वाजपेयी 2004 तक अपना सत्र कंप्लीट करेंगे। और 2004 में पुनः वापसी होगी कांग्रेस की। और 2004 में देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। और 2004 से लेकर 2009 तक पहला सत्र कंप्लीट करेंगे, और 2009 से लेकर 2014 तक दूसरा सत्र कंप्लीट करते हैं। लगातार 2 सत्र मनमोहन, इंदिरा गांधी के बाद सत्र कंप्लीट करने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। या तो नेहरू ने किया था लगातार, या तो फिर इंदिरा गांधी ने किया, और फिर किए थे कौन, मनमोहन सिंह। और 2014 तक मनमोहन सिंह होंगे देश के प्रधानमंत्री। और 2014 में पुनः सरकार आएगी बीजेपी की, और देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और 2014 से लेकर 2019 तक, और 2019 में पुनः मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनाए गए, और आज वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और ये हमारा पूरा प्रधानमंत्री का चैप्टर समाप्त हो जाता है यहीं पर। पूरा प्रधानमंत्री यहीं पर समाप्त हो जाएगा। हमने नेहरू से लेकर बहुत शार्ट में, अभी भी बहुत शार्ट में बताया है, और आज हमारा प्रधानमंत्री कंप्लीट हो गया। तो हमने स्टार्ट किया था नेहरू के साथ। तो आप गिन लीजिए, एक तरफ से गिन लीजिए, देखिए प्रधानमंत्री काउंट करिए। नेहरू बनते हैं, फिर उसके बाद गुलजारी लाल नंदा के बाद शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई, पुनः इंदिरा गांधी के बाद फिर आएंगे मोरारजी देसाई, फिर से इंदिरा गांधी आएंगी। अरे इंदिरा गांधी 2 बार आई थी, तब ये आए थे मोरारजी देसाई, उसके बाद पुनः इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर उसके बाद ये लोग आते हैं, क्या कहते हैं, चंद्रशेखर हो गए, उसके पहले VP सिंह हो गए, फिर आते हैं ये हमारे नरसिम्हा राव हो जाते हैं,
एस.डी. देवगौड़ा आते हैं, I.K. गुजराल आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार आते हैं और फिर 2 बार मनमोहन सिंह आएंगे और अंतिम में नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल उनका चल रहा है। और हमारा प्रधानमंत्री चैप्टर 100% कंप्लीट होता है। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है महान्यायवादी का, और वहीं पर हमारा पूरी संघीय कार्यपालिका समाप्त हो जाएगी। और महान्यायवादी के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और सैटरडे और संडे ये 2 दिन ऑफ रहता है, आप सबको पता है। और मंडे को इस बार रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के दिन भी क्लासेस सारी ऑफ रहेंगी। अब आपको अगली क्लास मिलेगी ट्यूसडे को, यानी मंगलवार को। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और आप सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।